14 अप्रैल 1991। कोल्हापुर का प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर इस वक्त तक पूरी तरह परिवारों और श्रद्धालु लोगों से भर चुका था, मगर उसी भीड़ में एक औरत उस भीड़ का फायदा उठाते हुए अपने हाथ में लगभग 18 महीने का एक बच्चा लिए लोगों की जेब काट रही थी। लेकिन अपने लापरवाही के चलते एक महिला ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर कुछ ही पलों में पूरी भीड़ उसे घेरकर मारने के लिए आगे बढ़ने लगी। लेकिन आने वाले सिर्फ 10 सेकंड के बाद वहां पे कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद वहां खड़े हर एक इंसान का दिल सहम जाता है, क्योंकि उस भीड़ से बचने के लिए उस महिला ने अपने हाथ में लिए उस 18 महीने के बच्चे को अपनी पूरी ताकत से हवा में उठाया, बिल्कुल एक बेजान खिलौने की तरह, और फिर उसका सर पकड़ के बगल वाली दीवार पर दे मारा। कुछ ही पल में उस जगह पर मंदिर की घंटियों से ज्यादा उस मासूम जान की रोने की किलकारियां सुनाई देने लगी, और उसके बाद वो औरत जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है कि ये मेरे बेटे के साथ क्या हो गया, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। और कुछ वक्त पहले जो भीड़ उस औरत को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, अब वही भीड़ उस औरत को सिंपैथी देने लगती है। कोई उस औरत को चुप कराता है, कोई एम्बुलेंस को कॉल करता है और कोई पानी लेकर आता है, और कुछ ही पल में ये बात सब भूल जाते हैं कि वो औरत एक चोर थी। उसके बाद वो औरत उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के बहाने बाहर निकलती है, और कुछ देर यहाँ वहां भटकने के बाद जब वह बच्चा मर जाता है तो उसकी लाश को बगल वाले कबाड़ खाने में फेंक देती है। मगर आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि इस तरह की हवानियत एक माँ अपने बच्चे के साथ कभी नहीं कर सकती, तो वो औरत आखिर थी कौन, और वो बच्चा जो अभी कुछ वक्त पहले मौत की आगोश में सो गया था, उसका इस औरत के साथ क्या नाता था। 1990 के दशक की शुरुआत हो चुकी थी। महाराष्ट्र धीरे धीरे बदल रहा था। लोग रेडियो से टेलीविजन की तरफ बढ़ रहे थे, शहरों में भीड़ बढ़ रही थी और जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर, पुणे, नासिक और थाने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में दौड़ रहे थे। रेलवे स्टेशन की रश, प्राचीन मंदिरों की घंटियां और बस स्टैंड का शोर अपने होने का एहसास दिला रहा था। हर जगह खुशहाल और अच्छी वाइब फैली हुई थी, लेकिन इस बदलाव और तरक्की की हवा के बीच एक अनजाना सा खतरा भी घात लगाए बैठा हुआ था, जो धीरे धीरे मासूम लोगों के बच्चों को अपना शिकार बनाने वाला था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के परिवारों की जिंदगी एक ऐसे डर से टकराने वाली थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जरा सोचिए, एक माँ बाजार में खड़ी होकर सब्जियां खरीद रही है, उसके हाथ में एक सब्जी से भरा थैला है, जबकि उसका छोटा सा बच्चा उसके पल्लू को पकड़कर उसके बिल्कुल पास खड़ा है। चारों तरफ लोगों की भीड़ है, दुकानदारों की आवाज है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा है। कुछ देर बाद वह माँ सब्जी लेकर पैसे चुकाती है और जाने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन जैसे ही वह अपने बच्चे का हाथ पकड़ने के लिए अपने पल्लू को टटोलती है, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है, क्योंकि उसका बच्चा वहां नहीं होता। वह घबराकर इधर उधर देखने लगती है। कुछ ही सेकंड में उसकी घबराहट डर में बदल जाती है और फिर शुरू होती है अपने बच्चे को ढूंढने की एक नाकाम और बेताब कोशिश। लेकिन अब वो महिला चाहे जितना चिल्लाए या रोए, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब उसका बच्चा उससे हजारों कोसों दूर हो चुका है। और ये सारी बातें मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ। 1990 से लेकर 1996 तक महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से बच्चे अचानक गायब होने लगे थे। न ही कोई सबूत, न ही कोई गवाह, बस माँ बाप की नजर बच्चे से हटने की देरी होती थी और बच्चा वहां से पलक झपकते ही गायब। और देखते ही देखते लगभग 40 से भी ज्यादा बच्चे इसी तरह लापता हो गए थे। अखबारों की हेडलाइंस और फ्रंट पेज पर लापता बच्चों की तस्वीरें और उनके नाम हर दिन के साथ बढ़ते जा रहे थे। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और मकानों की दीवारों पर बस लापता बच्चों के मिसिंग पोस्टर लगे हुए थे, और माँ बाप के मन में एक अनजाना सा डर घर कर चुका था कि कहीं अगला नंबर उनके बच्चे का ना हो।
पुलिस और सीआईडी अपनी पूरी आड़ी चोटी का ताकत लगा रहे थे इन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, मगर उनके हाथ अभी भी पूरी तरह खाली थे। एफआईआर्स की फाइल्स और जनता का प्रेशर बढ़ता जा रहा था और महाराष्ट्र की पुलिस इन फाइलों के नीचे दबती जा रही थी। बच्चों के माता पिता पुलिस की नाकाम कोशिश को देखकर बच्चों का घर से निकलना बंद कर दिए थे। स्कूल और ट्यूशन के लिए माँ बाप उन्हें खुद छोड़ने और लेने जाया करते थे। जिस गली में शाम को बच्चों के क्रिकेट खेलने की आवाज आया करती थी, अब वो गली पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थी। लेकिन इतनी सावधानी बरतने के बाद भी बच्चे पहले की तरह ही गायब हो रहे थे। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार बच्चे इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके से गायब कैसे हो रहे थे। इतने पब्लिक और भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई तो देखेगा, कोई तो रोकेगा और कोई तो टोकेगा। मगर इसी पॉइंट पर उन किडनैपर्स का मास्टरमाइंड शुरू होता है। सोचो, अगर कोई हट्टा कट्टा आदमी किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से किसी बच्चे को उठाकर ले जा रहा हो और वो बच्चा रो भी रहा हो, तो आसपास की पब्लिक बहुत ऑकवर्ड फील करेगी और कोई न कोई उस आदमी को रोक लेगा कि आखिरकार ये बच्चा है किसका। मगर अगर इस पॉइंट पर हम उस हट्टे कट्टे इंसान को एक सामान्य से दिखने वाली महिला से बदल दें, तो लोगों की राय बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है। सोचो, अगर कोई सामान्य से दिखने वाली महिला किसी बच्चे को उठाकर ले जा रही हो और वो बच्चा रो भी रहा हो, तो भी कोई आदमी उस महिला को नहीं रोकेगा, क्योंकि सब लोग यही सोचेंगे कि ये बच्चा किसी खिलौने के लिए रो रहा है या फिर कोई खाने की चीज के लिए जिद कर रहा है। मगर किसी का भी ध्यान इस चीज पर नहीं जाएगा कि वो महिला उस बच्चे को किडनैप कर ले जा रही है। और शायद इसी तरकीब से उन महिलाओं ने लगभग 40 से भी ज्यादा बच्चों का शिकार कर चुकी थी। अब आपको स्क्रीन पर दो औरतें दिख रही हैं जो अपने रोजमर्रा के श्रृंगार में व्यस्त हैं। उनकी आंखों में एक खुशी की चमक है और उनकी आंखें जैसे ये कहना चाह रही हो कि आज वो अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे खुशी से बिताने वाली हैं। सजने धजने के बाद वो महिला अपना बैग उठाती हैं और बाहर घूमने के लिए चली जाती हैं। वो दोनों महिला उस बैग को लेकर बहुत सी जगह जाती हैं, जैसे मंदिर, ढाबा और भी बहुत जगह हैं। लेकिन अब घूमते घूमते शाम हो गई थी और उन दोनों को अपने घर भी जाना था। मगर यहीं आता है एक दिल दहला देने वाला ट्विस्ट, क्योंकि वो दोनों औरत अपने घर नहीं जाती। वो ऑटो लेकर अलका टॉकीज नाम के एक सिनेमा हॉल के बाहर आके रुकती हैं। हॉल में नई नई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म लगी हुई थी। उनमें से एक महिला ने अपने उसी बैग में हाथ डाला और किराया निकालकर ऑटो ड्राइवर को दे दिया। फिर वो दोनों हॉल में जाकर पूरी फिल्म देखती हैं। और जैसे जैसे फिल्म में प्यार भरे डायलॉग्स आते, वैसे वैसे वो दोनों और खुश होती। और इस फिल्म को देखते वक्त एक औरत अपने आप को इतना रिलैक्स फील करती है कि वो औरत अपना वही बैग अपने पैरों के नीचे रख देती है और पूरी सीट पर फैल कर बैठ जाती है और पूरी फिल्म एंजॉय करती है। सुनने में कितना सामान्य लग रहा है ना कि दो महिला अपने दिन भर के काम से छुटकारा पाके अपने जिंदगी के दो पल के मजे ले रही हैं। खैर, उसके बाद वो फिल्म खत्म होती है। हॉल में फिर से चारों तरफ लाइटें जल उठती है। फिर वो दोनों महिला उस बैग को लेकर वॉशरूम में जाती हैं। मगर शायद जानबूझ के या फिर गलती से उन दोनों महिलाओं ने उस बैग को उसी वॉशरूम में छोड़ दिया। फिर वो दोनों महिला अपने घर लौट आती हैं, मगर वो बैग अभी भी सिनेमा हॉल के वॉशरूम में पड़ा हुआ था। फिर धीरे धीरे सुबह हो गई। लोग वापस से उस सिनेमा घर में आना शुरू हो गए थे। पहले की जैसे वो सिनेमा हॉल फिर से लोगों से भर चुका था। लोग अपने मूवी की टिकट लेकर बस गेट के खुलने का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक काम वाली औरत लेडीज वॉशरूम को साफ करने के लिए उसके अंदर जाती है, मगर उस महिला के अंदर जाने के सिर्फ 2 मिनट बाद एक दर्द भरी चीख लोगों का दिल दहला देती है। वो चीख और किसी की नहीं बल्कि वही साफ सफाई करने वाली औरत की होती है। सभी लोग सिनेमा हॉल के गेट को छोड़कर वॉशरूम के बाहर
भीड़ लगा लेते हैं और अंदर से वही महिला रोते बिलखते बाहर आ रही होती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा होता है और उसके मुंह से बस एक ही शब्द बार बार सुनाई दे रहा था कि उस बैग में कुछ है। इस पॉइंट तक पुलिस भी उस हॉल में पहुंच जाती है, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही होती उस बैग को खोल कर देखने की। लास्ट में एक पुलिस ऑफिसर ने हिम्मत जुटाकर उस बैग को खोलने की कोशिश की, मगर जब वो बैग खुला तो उसके अंदर से एक ऐसी चीज निकली जिसने वो नजारा देखने वाले हर एक इंसान के आंखों में दो गर्म रॉड डाल दी। और मैं भी जब इन चीजों के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था कि आखिर एक इंसान का दिल इतना निर्दयी कैसे हो गया, क्योंकि उस बैग में लगभग 2.5 साल की एक मासूम बच्ची की लाश पड़ी हुई थी, जिसे बेरहमी से तोड़ मिड़ोड़ कर उस बैग में भर दिया गया था। अब कहानी के इस मोड़ पर आते आते आप लोगों को इतना जरूर पता चल गया होगा कि ये घिनौने काम कुछ महिलाएं कर रही थी, मगर क्या उनका मकसद सिर्फ मासूम बच्चों की जान लेना था या फिर वो उन बच्चों के साथ कुछ और करना चाहते थे। आपको ये बात सुनकर बहुत हैरानी होगी कि उनका असली मकसद बच्चों को चुराना नहीं बल्कि उनका इस्तेमाल करना था अपने रोजमर्रा के धंधे में। दरअसल ये महिलाएं गरीब इलाके में रहने वाली लगभग 4 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों को टारगेट करा करती और फिर उन्हें बहला फुसला कर उठा लिया करती और फिर उनका इस्तेमाल जब वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चोरी करने जाती तो करा करती। ये इन बच्चों को गोद में लेकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों की जेब काटा करती, जिससे लोगों का शक इन लोगों के प्रति कुछ हद तक कम हो जाया करता था। मगर अगर गलती से ये लोग पकड़ी जाती और बात सर से ऊपर जाने लगती तो ये अपना आखिरी और सबसे खौफनाक तरीका इस्तेमाल करती। उस भीड़ से बचने के लिए ये लोग अपने हाथ में लिए उस मासूम सी जान को अपनी पूरी ताकत से हवा में उठाती, बिल्कुल एक बेजान खिलौने की तरह, और फिर उसका सर जमीन पर पटक देती। और सिर्फ कुछ सेकंड पहले जो लोग उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे उनके पैर जम से जाते हैं। उनका दिमाग ये प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। और जब पब्लिक का ध्यान उस बच्चे पर होता तो इन औरतों को वहां से भागने का मौका मिल जाता। अंजलि, राजा, पंकज, संतोष, श्रद्धा, गौरी, पिंकी और न जाने कितने नाम जिनके साथ इन लोगों ने ये भयानक काम को अंजाम दिया था। और ये वो मासूम फूल हैं जिनके खिलने से पहले ही इन डायनों ने उन्हें नोच लिया था। मगर कहते हैं ना, अगर कोई मुजरिम लंबे वक्त से बचता हुआ आ रहा है तो उसके अंदर एक तरह का घमंड आ जाता है और वही घमंड आगे चलकर उनके पतन का कारण बनता है। ऐसी ही सेम चीज इन लोगों के साथ भी हुई थी, क्योंकि एक बार इन लोगों ने अपने जानने पहचानने वालों में से ही किसी बच्चे को उठा लिया था और उसे एक घने गन्ने के खेत में ले जाकर मार दिया था। उसके बाद 1996 अक्टूबर में उसके माता पिता ने पुलिस स्टेशन में जाकर सीधा इन लोगों का नाम ले लिया और बोला कि इन्हीं लोगों ने मेरी बच्ची को किडनैप किया है। फिर क्या था, पुलिस ने तुरंत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, क्योंकि पुलिस लंबे समय से इन लोगों से धोखा खाती आ रही थी और अब वो इस खेल को खत्म करना चाहती थी। इधर दूसरी तरफ इन किडनैपर्स को भी पता चल जाता है कि पुलिस इन्हीं की तलाश कर रही है, तो ये भी अपनी पूरी ताकत लगाती है पुलिस से बचने के लिए। और आखिरकार 19 नवंबर 1996 को पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। मगर अरेस्ट करने के बाद पुलिस ये देखकर इतने सदमे में थी कि ये काम कोई गैंग नहीं कर रही थी और ना ही कोई माफिया कर रहा था, बल्कि ये काम एक सामान्य से दिखने वाली फैमिली कर रही थी। अब वक्त आ गया है कि मैं आपको उन फैमिली मेंबर्स के बारे में बताऊं। इस काम में टोटल 4 लोग शामिल थे। पहली अंजनाबाई गावित और उसकी 2 बेटियां रेणुका शिंदे और सीमा गावित। रेणुका शिंदे का पति किरण शिंदे जो किडनैपर वैन चलाता था। इस कांड की मुखिया अंजनाबाई गावित जो महाराष्ट्र के नासिक शहर में जन्मी। शुरुआत से ही जिंदगी ने अंजनाबाई को बहुत रुलाया। कभी खाने की दिक्कत, कभी पैसों की तंगी और कभी घर वालों का क्रूर व्यवहार। इसी कारणवश अंजनाबाई ने
छोटी उम्र से ही अपराधों की दुनिया में अपना कदम रख लिया और लोगों के जेब काटना, उनकी चेन खींचना, ये सब उसके लिए उसकी निजी जीवन का हिस्सा बन गया। और फिर समय ने अपना रुख बदला। आगे चलकर अंजना बाई ने एक ट्रक ड्राइवर के साथ शादी कर ली और सन 1973 में अंजना बाई की पहली बेटी रेणुका का जन्म हुआ तो उसके पति ने उसे छोड़ दिया। पति के छोड़ने के बाद भूख, प्यास और लाचारी ने अंजना बाई को फिर से उसी अपराधों के दलदल में धकेल दिया। दिन में चोरी और शाम में उन्हीं पैसों से अपना पेट भरना उनका धंधा बन गया। धीरे धीरे उसके खिलाफ लगभग चोरी के 125 से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए। उसके बाद उसने मोहन गावित नाम के एक रिटायर फौजी से शादी कर ली और फिर सन 1975 में उसकी दूसरी बेटी सीमा का जन्म हुआ। मगर जिंदगी ने अंजना बाई का फिर से साथ नहीं दिया, क्योंकि शादी के बाद भी अंजना बाई अपनी पुरानी आदतें छोड़ नहीं पाई। पुलिस के रोज पूछताछ से और समाज में होती बदनामी को देखकर मोहन गावित ने भी अंजना बाई को छोड़ दिया और आगे चलकर दूसरी शादी कर ली। इसी धोखे और अपने पति से बदला लेने की आग ने उसे एक छोटे मोटे जेब कतरे से उठाकर एक निर्दयी डायन में तब्दील कर दिया। इसी के साथ अंजना बाई ने अपनी दोनों बेटियों को भी अपराधों की दुनिया में धकेलना शुरू कर दिया था। फिर 1987 आते आते उसकी दोनों बेटियां भी बड़ी हो गई थी। अंजना बाई की बड़ी बेटी रेणुका की शादी एक किरण शिंदे नाम के आदमी से कर दी जाती है और उससे उनका एक लड़का पैदा होता है। फिर 1990 आते आते कहानी में एक बदलाव आता है। रेणुका एक मंदिर में चोरी करती पकड़ी जाती है, मगर इस वक्त उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा भी था। तो उसने उस बच्चे को अपना ढाल बनाया और बोला कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मैं कैसे चोरी कर सकती हूँ, मैं निर्दोष हूँ। और यही तरकीब ने उसे उस मंदिर से निकलने में सफलता हासिल दिलाई। फिर उसके बाद अंजना बाई को एक बात समझ में आई कि एक मासूम सा बच्चा अगर चोरी करते वक्त उनके साथ रहेगा तो पकड़े जाने पर वो आराम से बच सकती हैं। फिर क्या था, अंजना बाई ने अपनी दोनों बेटियों को आदेश दिया कि अब वो आसपास में गरीब इलाकों में छोटे बच्चों को उठाया करेगी। फिर ये तीनों मिलकर गरीब बच्चों को उठाया करती और चोरी करते वक्त इनका इस्तेमाल करा करती। और अगर गलती से ये तीनों पकड़ी जाती तो उस मासूम जान को अपनी पूरी ताकत से हवा में उठाती और फिर उसका सर पकड़कर जमीन पर पटक और वो नन्ही सी जान अपनी बिलखती हुई आवाज से उस भीड़ का ध्यान अपने तरफ खींच लेता और उन्हें भागने का मौका मिल जाता। इनकी दरिंदगी का सबूत तब मिला जब इन लोगों ने एक 18 महीने के संतोष नाम के बच्चे को उठाया। दरअसल इन लोगों ने उस बच्चे को एक भिखारन से उठाया था और अंजना बाई ने ही इसका नाम संतोष रखा था। और ये बच्चा उनके पास लगभग 8 से 9 महीने रहा। और एक बार जब रेणुका एक मंदिर में चोरी करती पकड़ी गई तो उसकी मां ने उस भीड़ का ध्यान भटकाने के लिए उस मासूम बच्चे का इस्तेमाल किया। अंजना बाई ने उस बच्चे को अपनी पूरी ताकत से हवा में उठाया और दिया, जिसके कारण से वो भीड़ कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गई और इसी के साथ वो तीनों वहां से भागने में सफल हो पाई। मगर अभी संतोष मरा नहीं था, उसका सिर्फ सर फूटा था। उन तीनों ने उसे चुप करवाने के लिए खूब मारा, मगर वो चुप ना हुआ। फिर अंजना बाई को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने उस संतोष के दोनों पैर पकड़कर हवा में उठाया और उसका सर बगल वाले खंबे पर तब जब तक उसका और उसकी मौत ना हो गई। फिर इन तीनों ने उस बच्चे के बॉडी को एक रिक्शे में रख दिया। यहाँ तक इन तीनों का कारोबार अच्छा खासा चल रहा था, मगर अंजना बाई की अपने पति से बदला लेने की लालसा ने उसे अंधा कर दिया था और आगे चलकर यही ईर्ष्या उसकी विनाश का कारण बना। अंजना बाई ने अपनी दोनों बेटियों को बोला कि वो मोहन गावित की बेटी क्रांति को उठा लाए। फिर उन तीनों ने मिलकर क्रांति को उठा लिया। क्रांति के गायब होते ही उसकी मां ने सीधा जाकर पुलिस के सामने अंजना बाई का नाम लिया और फिर पुलिस ने 19 नवंबर 1996 को इन तीनों को धर दबोचा। मगर पुलिस के पास क्रांति के मौत का तो सबूत था, मगर अभी भी उनके पास इन 40 बच्चों के गायब होने का कोई सबूत नहीं था।
इधर दूसरी तरफ इन तीनों माँ बेटियों को जैसे सांप सूंघ गया था। 3rd डिग्री देने के बाद भी ये तीनों अपना मुंह नहीं खोल रही थीं। तब जाकर पुलिस ने अपना आखिरी चाल चली। पुलिस ने रेणुका के पति किरण शिंदे पर साइकोलॉजिकल दबाव बनाया और बोला, तुमने जो जो किया है सब साफ साफ बता दो, कोर्ट में तुम्हें माफी दिला देंगे, वरना तुम्हें तो फांसी होना पक्का है। मौत के खौफ ने उसे बेबस कर दिया और उसने सारी चीजें पुलिस को बता दी। और जो जो उसने बताया उसको सुनने के बाद इन्वेस्टिगेटर के पैर कांपने लगे थे और पुलिस की आंखों में पानी भर आया था। किरण शिंदे ने बताया कि कैसे इनका पहला शिकार संतोष था, जिसे इस्तेमाल करने के बाद अंजना बाई ने सर फोड़कर मार दिया था। उसने एक और कांड का जिक्र किया कि कैसे रेणुका और सीमा ने मिलकर एक 1.5 साल की भावना नाम की बच्ची को उठाया था, मगर वो रो बहुत रही थी, जिसके रोने से परेशान आकर रेणुका इतने गुस्से में आ गई कि उसने उस 1.5 साल की बच्ची का सर दीवार में तब तक मारा जब तक उसके 2 टुकड़े नहीं हो गए। फिर उसके बाद उन दोनों ने उस लड़की की बॉडी के साथ कुछ ऐसा किया जो जहां तक मुझे पता है कि कोई इंसान कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उन दोनों ने उस बच्ची की बॉडी को तोड़ मिरोड़ कर एक बैग में फिट किया और फिर उस बॉडी को लेकर एक सिनेमा हॉल में चली गई और फिर 3 घंटे तक पूरी फिल्म देखी और तब तक उस मासूम की लाश उनके पैरों के नीचे ही रखी हुई थी। फिर उन दोनों ने उस बैग को एक गर्ल्स वॉशरूम में छोड़ दिया। फिर ये दोनों अपने घर आ गई थीं, मगर उसके बाद भी ये तीनों वही नहीं रुकी। इसके बाद भी इन तीनों ने कई बच्चों को मारा। अंजलि और पिंकी उम्र 2 साल। उसकी लगातार रोने की आवाज से अंजना बाई परेशान हो गई। उसने उन्हें सीढ़ी से नीचे फेंक दिया और फिर उनका गला घोटकर मार दिया। स्वप्निल उम्र 7 महीने, इसे भी सीमा ने जमीन पर पटक कर मार दिया था, क्योंकि ये भी बहुत रो रहा था। पंकज उम्र 3 साल। गलती सिर्फ इतनी, पड़ोसियों को अपने माँ बाप के बारे में बताना। इन तीनों ने उसके दोनों पैर पकड़कर उल्टा कर दिया और फिर 10 से भी ज्यादा बार उसका सर दीवार पर मारा। बंटी और गुड्डू। बंटी 1 साल और गुड्डू 2 साल। 1993 में मुंबई से उठाए गए थे और इन्होंने उसका इस्तेमाल लगभग 1 महीने तक किया। फिर बाद में पानी में डुबाकर उन दोनों को मार दिया। श्रद्धा और गौरी, इन दोनों को भी इसी तरह मारा गया था। राजा और राजन सेम, दोबारा उनकी सांसें छीन ली गई थी। एक और नाम भी है मीना, मगर उसकी मौत का तरीका दर्ज नहीं है। और 2 साल के नरेश को तो इन्होंने भूखा रखकर मार डाला था, क्योंकि वो बार बार अपने माँ बाप का नाम पुकार रहा था। किरण ने वो सारे इलाके बताए जहाँ इन तीनों ने बच्चों को मार कर फेंका था, जैसे जंगल, गन्ने के खेत और खंडहर। किरण ने यह भी बताया कि उन्होंने कुछ बच्चों को तो इसलिए मार दिया क्योंकि वो उन्हें एक वक्त का खाना नहीं खिलाना चाहते थे। अब पुलिस ने जोर शोर से इन्वेस्टिगेशन शुरू की और नवंबर 1996 को अंजना बाई, किरण शिंदे और उसकी दोनों बेटियों के घर से लापता बच्चों के कपड़े बरामद करे गए, जिसके बाद उनके अपराधों का पूरा पैमाना सामने आ गया कि ये पूरे कांड की मुखिया अंजना बाई गावित अपनी पूरी सजा काट ही नहीं पाती, क्योंकि 1957 में अपनी बीमारी के चलते अंजना बाई गावित की मौत जेल में ही हो जाती है। उसके बाद किरण शिंदे को सरकारी गवाह होने के कारण छोड़ दिया जाता है। अब अंजना बाई मर गई थी और किरण शिंदे को सरकारी गवाह होने के कारण छोड़ दिया गया था, लेकिन सीमा गावित और रेणुका शिंदे पर कोई रहम नहीं दिखाया गया। 2001 में कोल्हापुर की कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि इन औरतों ने जो किया है वो इंसानियत के नाम पर कलंक है और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 2 औरतों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई। बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इनके ऊपर कोई रहम नहीं दिखाया गया। यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति ने भी इनकी दया याचिका को ठुकरा दिया। लेकिन फिर से इस बार भी यही होता है जो हर बार होता आया है, उन्हें फांसी नहीं हुई, क्योंकि सालों तक चली इस कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर और इस मामले को इतने सालों तक खींचने के कारण 2022 में इनकी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है और आज भी वह यरमदा जेल में अपनी जिंदगी काट रही है। और अगर इस समय में भी आप महाराष्ट्र में रहने वाले किसी बुजुर्ग से इस कांड के बारे में पूछोगे तो आज भी उनका दिल दहशत से गूंज उठता है।